हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी सारे के सारे क्वेश्चंस का, और पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, किस पे सेलेक्ट करना है? ऑल पे। क्योंकि जब भी मैं लाइव टेस्ट लेती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं कि मैम हमने लाइव टेस्ट अटेंड नहीं किया। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, और नोटिफिकेशन के लिए आपको ऑल पर सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने डाउट और डिफ़िकल्टीज पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग इट्स स्लोप इज डैश। तो हमें ये बताना है जब सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। हमें सबको पता है, जब भी हमने सप्लाई का कर्व स्टडी किया है, ठीक है, जिसने भी एक्सप्लेनेशन सुना है मेरा, तो जब भी सप्लाई कर्व अपवर्ड की तरफ होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप होता है। तो हमारा आंसर जो है ए वाला वो करेक्ट आंसर है। पॉजिटिव स्लोप होता है सप्लाई कर्व का, क्योंकि वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व शोज डैश। जब अपवर्ड मूवमेंट होता है अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर हिंट है सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, सेम सप्लाई कर्व कब होता है? जब हमने वेरिएशन इन सप्लाई स्टडी किया है। ठीक है, वेरिएशन इन सप्लाई स्टडी करने के टाइम पर दो टाइप की सप्लाई होती है, एक एक्सपांशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एन अपवर्ड मूवमेंट, जब ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कैसे हो रही है? अपवर्ड शिफ्ट हो रही है। इसलिए हमारा आंसर जो है सी वाला वो करेक्ट है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। क्योंकि जब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व, इसका मतलब हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू राइज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज डैश। अब जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा कर्व तो ये क्या बताता है? ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो देखिए जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, जो ये कर्व होता है हमारा सप्लाई का कर्व, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, अब देखना ये जो हमारा सप्लाई का कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी सप्लाई है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि अदर फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जब हम चेंजेस इन सप्लाई स्टडी करते हैं तो उसके अंदर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है और प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई। D1 जो हमारा ऑप्शन है वो अब यहाँ पे जो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है सप्लाई के अंदर। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइट आंसर, क्योंकि जब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस इट शोज डैश। अब यहाँ पर देखो अदर फैक्टर्स पहले ही बता दिया है क्वेश्चन के अंदर, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और फिर हमें देखना है कि लेस क्वांटिटी सप्लाई हो रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल किसका है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस का रोल है। ठीक है, तो ये जो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट रहेंगे, और जब हम स्टडी करेंगे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से क्या होता है? सप्लाई और इंक्रीज होता है, सप्लाई डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो आंसर जो हमारा करेक्ट है यहाँ पर देखिए, जब फॉल इन प्राइस हो रहा है तो क्या हो रहा है? लेस क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, लेस क्वांटिटी क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है, इसलिए जो आंसर
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द करेक्ट आंसर। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हमारा राइट आंसर है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इसलिए है क्योंकि लेस क्वांटिटी सप्लाई हो रही है एट अ वेरी लेस प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू आंसर है या फिर मार्जिनल कॉस्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया है, जब टोटल रेवेन्यू बताया है तो रेवेन्यू वाला ही आंसर है जो करेक्ट है, तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द कोरिलेशन। अब यहाँ पर कोरिलेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वन कोरिलेशन है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई प्राइस राइसेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई डैश। तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है? प्राइस राइज होता है, मतलब प्राइस बढ़ता है, इसलिए क्या होता है? सप्लाई भी बढ़ता है। तो यहाँ पे बताना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो सप्लाई होती है यहाँ पे प्राइस फॉल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? प्राइस फॉल। ठीक है, तो आंसर क्या है? प्राइस फॉल। फर्स्ट वाले का आंसर है प्राइस फॉल। सबको अपने अपने टेक्स्ट बुक या फिर नोटबुक के अंदर आंसर्स लिख लेना है। ठीक है, तो प्राइस फॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल रेवेन्यू डैश एवरेज रेवेन्यू टी आर अपॉन टी क्यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का जो है फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? देखिए, टोटल रेवेन्यू जो है उसका फॉर्मूला है P इंटू क्यू। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पूछा है आपको, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है P इंटू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? P इंटू क्यू। ये आंसर है हमारा P इंटू क्यू, तो आपको ये लिखना है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट TFC प्लस TVC। टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? TFC प्लस TVC। तो एवरेज कॉस्ट हमें कैसे मिलेगा? एवरेज कॉस्ट कैसे मिलेगा? अब हमें एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है AC इज इक्वल्स टू TC अपॉन TQ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? TC अपॉन TQ। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पर? TC अपॉन TQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड कर्व डैश सप्लाई कर्व अपवर्ड। डिमांड कर्व डैश सप्लाई कर्व अपवर्ड। अगर सप्लाई कर्व अपवर्ड होती है तो डिमांड कर्व कैसे होती है? डिमांड कर्व होती है डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड आंसर आएगा। डाउनवर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सब लोगों को यहाँ पे फोर्थ वन में डाउनवर्ड लिख लेना है। ठीक है, सब लोग अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे ना, आंसर है फोर्थ का डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन डैश, ये फिफ्थ वाला अब हम देखेंगे। डैश चेंज इन सप्लाई अदर फैक्टर्स कांस्टेंट वेरिएशंस ऑफ सप्लाई। ठीक है, डैश चेंज इन सप्लाई, और जब अदर फैक्टर्स का रिलेशनशिप किसके साथ है? वेरिएशन ऑफ सप्लाई के साथ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें क्या ऐसा चीज़ डालना चाहिए जिसका रिलेशनशिप बैठ जाए किसके साथ में? चेंज इन सप्लाई। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सोचना है आपको, आंसर सोचना है। तो आंसर में क्या आएगा यहाँ पर? अदर फैक्टर्स चेंजेस। यहाँ पे क्या होता है? अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, चेंज इन सप्लाई। जब वेरिएशन सप्लाई में जो है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन चेंज इन सप्लाई में क्या होता है? अदर फैक्टर चेंजेस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अदर फैक्टर्स चेंजेस। ठीक है, आंसर क्या आएगा? चेंजेस। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ये जो आंसर है लिखो अदर फैक्टर्स चेंजेस। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना है अदर फैक्टर चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है गिव इकोनॉमिक टर्म कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर। तो अब हमें बताना है कि जो फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर हम कॉस्ट को, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, जो भी कॉस्ट लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं टोटल फिक्स्ड
कॉस्ट, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सबको अपने अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द राइट आंसर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट का आंसर है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट सेकेंड वन का, ये फर्स्ट वन का आंसर है, ये सेकेंड वन का आंसर है। ठीक है, तो कॉस्ट इनकर्ड होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका आंसर है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट लिखना है सबको अपने अपने नोटबुक के अंदर, मार्जिनल कॉस्ट। और फोर्थ वन जो है रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, इसको हम लिखेंगे एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि ये एक ही पर यूनिट की बात कर रहा है, इसलिए हमें क्या लिखना है, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, फोर्थ वन ये आंसर है और ये थर्ड वन है मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले लेगा और अपने नोटबुक में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टॉक एंड सप्लाई, इसका डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको दे दिया है और यहाँ पर नंबरिंग खुद से डाल लेना, 1 2। ठीक है, ये सारी नंबरिंग आप खुद से दे सकते हैं। ये स्टॉक एंड सप्लाई का जो है डिफरेंस बिटवीन है, ये मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन में हमने स्टॉक को एक्सप्लेन किया है। स्टॉक क्या है, टोटल क्वांटिटी है कमोडिटी की अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वाइल दी यहाँ पर देखो सप्लाई क्या होती है, रिलेटिव टर्म होती है, इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। ठीक है, और सप्लाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सप्लाई की बहुत सारी डेफिनेशन है। ठीक है, सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द फर्म प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो सप्लाई की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक में, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं सप्लाई की। ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है, यहाँ पर सप्लाई की कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लिखते हैं डेफिनेशन, आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो फर्स्ट वन यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आपको नंबरिंग खुद से डाल लेनी है। और एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई का डिफरेंस बिटवीन का फर्स्ट पॉइंट ये है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये है सेकंड पॉइंट। उसके बाद में आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट, ये कुछ नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट में यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है। जो डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई का, और जो हमें टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दिया है उसको आपको बनाना है। इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, यहाँ पर डायग्राम बना देना है और यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इजी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई किस वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ फॉल होता है प्राइस के अंदर। ठीक है, तो कमोडिटी जो है वो कम सप्लाई होती है। और डिक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है, क्योंकि अनफेवरेबल चेंजेस आ जाते हैं अदर फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, क्या होता है, अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं अदर फैक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऑन द सेम सप्लाई कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन कर्व। ये डिक्रीज इन सप्लाई में बताया है। ठीक है,
तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अपने टेक्स्ट बुक में से देखकर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस बिटवीन बताना है आपको। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, ये याद रखना, जो भी आउटपुट सोल्ड किया जाता है उससे एवरेज रेवेन्यू मिलता है। और एवरेज कॉस्ट जो होता है वो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर पर यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका होता है एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है जो एवरेज कॉस्ट है वो कैसे मिलता है, बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। वाइल द एवरेज कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें इसका फॉर्मूला लिख देना है एज इट इज़ जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर और उसमें बहुत सारे जो नंबर्स है वो मिसिंग है, लेकिन आपको यहाँ पर सप्लाई का जो शेड्यूल है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये मैंने टेबल पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए और आप अपने टेक्स्ट बुक में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, ये जो मैंने आपको अभी अभी टेबल दिखाया था उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो आपको बोला गया है कि जो शेड्यूल आपको ऊपर दिया है सप्लाई का उसी के अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने ये सिंपली आपके लिए डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है, आप इसको देखकर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और या फिर शेड्यूल जो मैंने आपको दिया है उससे भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई मेजर करना है, वाई एक्सिस के ऊपर आपको प्राइस मेजर करना है और यहाँ पर देखना है टेबल के अंदर कि 10 रुपीज़ जब प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाई 200 था। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, 15 के ऊपर यहाँ पर पॉइंट डालना है 250 के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका डायग्राम भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सप्लाई का डायग्राम है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपको रिलेशनशिप बताना है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का, ठीक है। आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है आपको कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। द सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, सप्लाई कर्व कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है। एज द प्राइस इंक्रीजेस, थर्ड पॉइंट में लिखना है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी जो सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको फोर्थ पॉइंट में लिखना है, एट लोएस्ट प्राइस 10 क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस 200, at highest price 40 the quantity supplied highest 500, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है आपको कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं। सप्लाई कर्व मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये याद करने के लिए आपको लिख दिया है मैंने, आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर बी वाला दिया है। ये टेबल के अंदर आप देखो, ये टेबल के अंदर भी बहुत सारे जो डिजिट्स है वो मिसिंग दिए हैं, लेकिन मैंने आपको ये पूरा का पूरा फिल करके दिया है। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर ये देखो 154 लिखा है, ये मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब मुझे ये ऐसे क्यों लगता है, क्योंकि जब सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो सप्लाई कर्व हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई कर्व कैसे होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 154 है ये प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रही है। आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सप्लाई कर्व हमेशा इंक्रीज होता है। ये देखो लेफ्ट ये है और ये राइट है, ठीक है। तो ये हमेशा इंक्रीज होगा, मतलब अपवर्ड जाएगा सप्लाई का कर्व। अब ये जो टेबल है ये मैंने आपके लिए फिल कर दिया है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको मार्केट सप्लाई कर्व शेड्यूल बनाना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना लेंगे, लेकिन ये डायग्राम ठीक नहीं आएगा क्योंकि आपका जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गया। ये देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, 154 हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सप्लाई कर्व हमेशा स्ट्रेट जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सडनली क्या होता है, डिक्रीज होने वाला 154 पे आ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, देखिए नेक्स्ट आपको बोला गया था कि आपने जो डायग्राम बनाया है उसको एक्सप्लेन भी करना है। मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम द शेड्यूल एंड एक्सप्लेन इट। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है मार्केट सप्लाई कर्व को, जो भी आपको शेड्यूल दिया गया था ऊपर, और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली मार्केट सप्लाई कर्व को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट वाइज लिख के दिया है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। ये एक पॉइंट है, देखो ये फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने आपको टिक मार्क लगाया है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई कर्व एस एस स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। ये सेकेंड पॉइंट है, मैंने आपको टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। वो क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स है जिससे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है मार्केट सप्लाई कर्व को। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन देना है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है, और अपने नोटबुक में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको कॉस्ट का एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट उसके बाद में ये देखिए टोटल कॉस्ट का एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद में आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये उसके पार्ट हैं। क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है, टीएफसी और टीवीसी जब हम प्लस करते हैं, जब हम इसका सम टोटल निकालते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है। इसलिए हमें टीएफसी और टीवीसी को भी एक्सप्लेन करना है। जो टीएफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इनकर्ड होता है, मतलब हम उस पर खर्चा करते हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो वेरिएबल, जैसे लेबर के ऊपर जो खर्चा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर मेक श्योर कि आपने अपने एक्सप्लेनेशन के बाद में एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला भी लिखा है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ कॉस्ट के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको लिखने ही लिखने हैं एक्सप्लेनेशन करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट उसके आपके बाद में मार्जिनल कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है और उसका फॉर्मूला भी लिखना है, जैसा मैंने आपको लिख के बताया है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको क्या करना है, रेवेन्यू के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। अब हमें रेवेन्यू के कंसेप्ट एक्सप्लेन करने हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है रेवेन्यू कंसेप्ट का, और उसके बाद में टोटल रेवेन्यू एक्सप्लेन करना है। टोटल रेवेन्यू एक्सप्लेन करने के बाद में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये 3 टाइप के रेवेन्यू, ये सब आपको एक्सप्लेन करने हैं विथ फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लिखना है हर एक रेवेन्यू का, हर एक कॉस्ट का, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर एंड हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे आपको जो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स है वो एक्सप्लेन करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन मैंने आपको लिख के दिया है, ये इंट्रोडक्शन है, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है प्राइस ऑफ कमोडिटी, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। फोर्थ वन है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी,
फिफ्थ वन है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये सारे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं वीडियोस के अंदर, आप चाहिए तो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन की वीडियोस। नेक्स्ट है नेचुरल कंडीशंस एंड सेवेंथ वन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और लास्ट वन है अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो लास्ट वन है अदर फैक्टर्स जो कि 8 पॉइंट है, आपको 8 पॉइंट तक एक्सप्लेन करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। देन उसके बाद में आंसर इन डिटेल का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। आंसर इन डिटेल के क्वेश्चन में आपको सिंपली पूछा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस। मैंने आपको बोला था अजम्पशन और एक्सेप्शंस में से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको एक्सेप्शंस पूछे हैं। अब हमें पहले लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद में हमें एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा है 1 बाय 1 पहले इंट्रोडक्शन दिया है लॉ ऑफ सप्लाई का, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ द लॉ दिया है। आपको ऐसे ही ऑर्डर में एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है। पहले लॉ ऑफ सप्लाई को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखना है और उसके बाद में आपको सिंपलर लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिंपलर लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर देखो फॉर्मूला लेके बताया है मैंने, और उसके नीचे क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। ये देखिए टेबल बनाना है और ये टेबल को भी आपको एक्सप्लेन करना है। नीचे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है वैसे ही सेम टू सेम आपको एक्सप्लेन भी करना है टेबल को। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो टेबल बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सप्लाई का जो है कर्व ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सप्लाई का कर्व ड्रॉ कर देना है। ये देखिए सप्लाई का कर्व ड्रॉ करने के बाद में आपको ये जो कर्व आपने बनाया है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। आपको क्या करना है, सप्लाई के कर्व को भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं है। देखिए एक्स एक्सिस के आपने ऊपर क्या मेजर किया है, वाई एक्सिस पे क्या मेजर किया है, सिर्फ वो लिखना है और बताना है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। नेक्स्ट उसके बाद में आपको अब एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। फर्स्ट वन है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टेबल बनानी है। ठीक है, यहाँ पे जो टेबल बनानी है वो देखिए टेबल कैसी है। टेबल मैं आपको बना के बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 41 पे टेबल है आप वो रिफ़र कर सकते हैं और वो बना सकते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है देखिए, वेज रेट लिखा है पर आवर का। ठीक है, पर आवर का। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है आवर्स ऑफ वर्क, आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये जो टेबल है पेज नंबर 41 के ऊपर, यहाँ पे आपको सप्लाई ऑफ लेबर का जो डायग्राम दिखेगा उसके जस्ट ऊपर एक टेबल है, वो आपको टेबल यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, पेज नंबर 41 के ऊपर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो डायग्राम है टेक्स्ट बुक के अंदर एज इट इज़ मैंने आपको बना के बताया है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इस डायग्राम के ऊपर जो टेबल है वो भी आपको बनानी है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप है सप्लाई का और इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी करा है। अगर जिसने नहीं देखा है वीडियो देख सकता है, लॉ ऑफ सप्लाई का जो मैंने एक्सेप्शंस के वीडियोस बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देना है इसी डायग्राम को। उसके बाद में ये सारे के सारे जो एक्सेप्शंस हैं, 5 एक्सेप्शंस आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हैं और आपको 5 के 5 एक्सप्लेन करने हैं एक्सेप्शंस में। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।